आज की कहानी बेसहारा माँ। मनोरमा जी अपने कमरे में बैठी बैठी बोर हो रही थीं, इसलिए अपने बहू रचना के पास जाकर बोली, बहू कोई काम हो तो बता दो, मैं कर देती हूँ। तो रचना ने हमेशा की तरह रूखेपन से जवाब दिया, माँ जी आपसे कुछ नहीं होगा, आप जाकर चुपचाप आराम करें। तो मनोरमा जी चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट आईं। शाम को जब उनका बेटा सुमित ऑफिस से घर आया तो मनोरमा जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा की तस्वीर नीचे गिरकर टूट गई है, मैंने उठाई तो मेरे हाथ में भी कांच लग गया, मुझे तो नजर नहीं आता, तुम थोड़ा देख लोगे क्या? और बेटा अपने पापा की तस्वीर को जब समय मिले तो उसका शीशा लगवा देना। घर में टूटी हुई तस्वीर। मनोरमा जी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उनका बेटा सुमित गुस्से से बोला, माँ क्या जरूरत है आपको पिताजी की तस्वीर को बार बार उतारने की? पर बेटा माँ प्लीज आप छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत किया करो, मैं ऑफिस से थक हार कर आता हूँ, थोड़ा आराम भी करने दिया करो। बोलकर सुमित अपने कमरे में चला गया तो मनोरमा जी के दिल में एक टीस उठी। उनका मन भारी हो गया क्योंकि उनके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और फिर भी बेटे ने उनकी बात को अनसुनी कर दी। अपने आंसू पोंछ कर मनोरमा जी वहां से उठी और अलमारी की दराज में कुछ ढूंढने लगी। एक पुराना सा चश्मा जिसकी फ्रेम की एक डंडी टूटी हुई थी, उसको देख उनकी आंखों में चमक आ गई। मनोरमा जी ने अपने चश्मे को थोड़ा साफ किया और फिर कांपते हाथों से उसको पहन अपने हाथ में वो कांच निकालने लगी। बहुत कोशिश करने पर आखिरकार वो शीशा निकल ही गया। दिन प्रतिदिन ये व्यवहार और बड़ा होता जा रहा था। कभी कभी रचना तो कह भी देती, इतनी उम्र हो गई है लेकिन फिर भी माँ जी एक जगह नहीं बैठ सकती, जब देखो किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती हैं। तो सुमित भी रचना का साथ देते हुए कहता, माँ आप एक जगह नहीं बैठ सकती क्या? इधर उधर ताका झाकी करने की क्या जरूरत है? बेटे बहू की बातें सुनकर मनोरमा जी का दिल और ज्यादा टूट जाता। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ही घर में वो पराये जैसा महसूस करेंगी। मनोरमा जी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थीं। बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां लकीरें जिंदगी के संघर्षों की गवाही दे रही थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लगा दिया। पति के देहांत के बाद उन्होंने अकेले ही तो दोनों बच्चों को पाला था। ना दिन का होश रहता और ना ही रात का। बस एक ही सपना था कि उनके बच्चे खुशहाल जिंदगी जिए। जब सुमित बड़ा हुआ, नौकरी भी लग गया और शादी भी हो गई तो मनोरमा जी को लगा कि अब उनके जीवन में सुकून आएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। बहू आते ही बात बात पर मनोरमा जी को टोकने लगी। बहू के साथ साथ बेटे के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा तो मनोरमा जी को ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस घर में एक बोझ बन गई हैं। मनोरमा जी की बेटी प्राची जब भी अपनी माँ से फोन पर बात करती तो मनोरमा जी की आवाज में उदासी महसूस करती। माँ सब ठीक तो है ना? रचना कई बार पूछती लेकिन मनोरमा जी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ बेटा सब अच्छा है, लेकिन दिल ही दिल में अपनी तकलीफें छुपा रही थीं। एक दिन जब प्राची मायके आई तो उस वक्त रचना और सुमित घर पर नहीं थे। वो सीधी अपने माँ के कमरे में गई तो उसने महसूस किया कि माँ की आंखें सूजी हुई हैं। वो समझ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है।
माँ सच बताइए, आप रो रही हैं ना? भया भाभी आपको कुछ कहते हैं क्या? प्राची ने चिंतित होकर पूछा तो मनोरमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बस कभी कभी तुम्हारे पिताजी की याद आ जाती है, इसलिए आंखें भर आई थीं। मनोरमा जी प्राची को कुछ नहीं बताना चाहती थीं कि बेटा बहू उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन प्राची सब समझ रही थी पर कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उसने अपने भाई भाभी को कुछ कहा तो उसके चले जाने के बाद वो माँ को और भी बातें सुनाएंगे। ये सोचकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप मेरे साथ मेरे घर चलो ना। प्राची की बात सुनकर मनोरमा जी धीरे से बोली, कैसी बातें कर रही हो बेटा? कोई माँ अपनी बेटी के घर कैसे रह सकती है? अरे माँ तो अपनी बेटी के घर का पानी तक भी नहीं पीती, तो फिर तेरे घर कैसे रह सकती हूँ? और लोग क्या कहेंगे कि बेटे बहू के होते हुए भी माँ अपनी बेटी के घर रहती है, इसलिए बेटा मैं नहीं चल सकती। मेरे बेटे बहू के बारे में लोग कुछ भी कहें। माँ की बात सुनकर प्राची समझ चुकी थी कि चाहे वो कितना भी कह ले, लेकिन माँ उसके साथ नहीं जाएंगी। कुछ देर तक अपनी माँ के साथ हाल चाल बांटकर प्राची वापस अपने ससुराल चली गई। अगले दिन रविवार था। सुमित और प्राची तैयार होकर घर से बाहर जाने लगे तो उनके ऐसे जाते हुए देखकर मनोरमा जी ने कहा, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? तो रचना उनकी ओर गुस्से से देखते हुए बोली, माँ जी आपको इतनी भी समझ नहीं है कि जब कोई बाहर जा रहा हो तो उसे टोका नहीं करते हैं। तभी सुमित ने जल्दी से रचना का हाथ पकड़ा और बोला, अरे रचना तुम भी किसे समझा रही हो? देर हो रही है, चलो। फिर माँ के ओर मुड़कर बोला, और माँ हाँ तुम पूछ रही थी ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सुनो, हम 2 दिन के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं। बोलकर सुमित और रचना दरवाजा बंद कर कर चले गए, बिना ये सोचे कि उनके जाने के बाद माँ अकेली कैसे रहेगी, क्या खाएगी। मनोरमा जी चुपचाप दरवाजे की ओर देखती रह गईं, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो, लेकिन उनके पास शब्द ही नहीं थे। जब दोपहर हो चली थी और भूख से उनका पेट ऐंठ रहा था तो उठी और धीरे धीरे रसोई में गईं, पर वहां का हाल देखकर उनका दिल बैठ चुका था। जूठे बर्तन का ढेर लगा हुआ था, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रचना ने जल्दी जल्दी में कुछ भी समेटने की जरूरत ही नहीं समझी। थकान और भूख के बावजूद भी मनोरमा जी ने पहले रसोई की साफ सफाई की। अब उनके हाथों में ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और गैस चालू कर अपने लिए दाल चावल चढ़ा दिए। फिर थोड़ी देर के लिए वहीं रसोई में बैठ गईं। थकान इतनी थी कि कब उनको नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा चावल और दाल का गैस तो बंद पड़ा था। दाल और चावल अभी पके भी नहीं थे। उन्होंने दोबारा गैस चालू की, लेकिन आग की लौ बस हल्की सी सिमटिमाकर बुझ गई। शायद सिलेंडर खत्म हो गया था। फिर सोचने लगी कि फ्रिज में रखा खाना ही खा लेती हूँ, लेकिन जब फ्रिज खोला तो फ्रिज में भी कुछ नहीं था। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी, क्या अब उन्हें अपने ही घर में इस तरह 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझना पड़ेगा। मनोरमा जी के सब्र का बांध आखिरकार टूट चुका था। भूख और कमजोरी के कारण जब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, सुमित और रचना के लौटने की कोई खबर भी नहीं थी। ना कोई फोन आया, ना कोई संदेश। कांपते हाथों से मनोरमा जी ने मोबाइल उठाया, कुछ देर तक नंबर ढूंढी और फिर अपनी
बेटी का नाम आते ही उंगलियां रुक गईं। तो एक गहरी सांस लेते हुए मनोरमा जी ने फोन लगा दिया। जैसे ही प्राची ने फोन उठाया तो मनोरमा जी की रूंधी हुई आवाज निकली, अब यहाँ और नहीं रह सकती, तुम आओ बेटी। तो प्राची ने कहा, तुम चिंता मत करो माँ, मैं आ रही हूँ। ये सुनते ही मनोरमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये वही बेटी थी जिसके बार बार कहने पर भी मनोरमा जी उसके साथ नहीं गईं, क्योंकि उनका मानना था कि बेटियां पराया धन होती हैं। इसी सोच ने उन्हें कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि उनकी बेटी भी उनकी संतान है, जो आज भी उन्हें उतना ही चाहती है जितना पहले चाहती थी। लेकिन आज जब कोई सहारा नहीं दिखा तो बेटी के पास ही फोन मिला बैठी। अपनी आंसू पोंछते हुए मनोरमा जी ने फोन कान से हटाया, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। आज पहली बार उन्हें लग रहा था कि वो अकेली नहीं है, अब कोई अपना आ रहा है। लेकिन आंखों में अभी भी आंसू थे, क्योंकि जो बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए था वही उन्हें अकेलेपन की इस खाई में धकेल चुका था। उन्होंने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई तो हर कोना वीरान लग रहा था। ये वही घर था जहां कभी सुमित की हंसी गूंज रही थी, जहां उनके हाथों से बने खाने की महक पूरे घर में फैल जाती थी। लेकिन अब इस घर में बस सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो दिल को चीर रहा था। करीब 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी तो मनोरमा जी ने लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोला तो सामने आंखों में चिंता, चेहरे पर गुस्सा और दिल में माँ के लिए बेइंतहा प्यार लिए उनकी बेटी प्राची खड़ी थी। माँ प्राची ने उन्हें देखते ही गले से लगाते हुए कहा तो मनोरमा जी की आंखों में भी रुके हुए आंसू बह निकलते। इतने दिनों से जो दर्द उन्होंने दिल में दबाया था वो अभी प्राची की बाहों में समाकर झलकने लगा। प्राची के पति विकास भी उनके साथ आए थे। उन्होंने आगे बढ़कर मनोरमा जी के पैर छुए और प्यार से बोले, माँ जी आपने हमें पहले क्यों नहीं बुलाया? तो मनोरमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस प्राची की ओर देखती रही, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उनके लिए भी इतनी परवाह कर सकता है। प्राची ने अंदर जाकर घर का हाल देखा। बिखरा हुआ सामान रसोई में पड़े, अध जले चावल, खाली गैस और माँ की कमजोर हालत देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था और तकलीफ भी हो रही थी। भैया और भाभी कहाँ हैं? प्राची ने पूछा तो मनोरमा जी ने कहा कि घूमने गए हैं। ये सुनते ही तो प्राची का खून खौल उठा। माँ आपको बस इस हाल में छोड़कर ये दोनों मस्ती करने चले गए। ये भी नहीं सोचा कि घर में न खाने की व्यवस्था है न कुछ, और पीछे से माँ अकेली कैसे करेगी? क्या इतना भी नहीं सोच सकते थे? आप अकेली हैं तो मनोरमा जी कुछ नहीं बोली, वो बस चुपचाप अपनी बेटी को देखती रही। तो प्राची ने आगे कोई सवाल नहीं किया, वो सीधा अंदर गई और माँ के कपड़े पैक करने लगी। माँ अब बस बहुत हो गया, अब आप इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगी। भैया और भाभी के लिए आप सिर्फ एक जिम्मेदारी बन चुकी हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरी दुनिया हो। अब आप मेरे साथ चलोगी? तो मनोरमा जी ने भी मन आंखों से हामी भर दी। उधर दूसरी तरफ घूमने गए उनके बेटे और बहू आराम से शिमला की ठंडी वादियों में घूम रहे थे। तभी एक जाना पहचाना चेहरा उनके सामने आ गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजीव कटेवा थे, जिन्होंने रचना की जान बचाई थी। सुमित तुरंत उनके पास गया और खुशी से बोला, डॉक्टर राजीव आप यहाँ? आपको याद आया? आपने मेरी पत्नी रचना की जान बचाई थी। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तो डॉक्टर ने भी मुस्कुराते हुए सुमित का
अभिवादन किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्का सा संकोच था। सुमित की बात सुनकर डॉक्टर थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने सुमित और रचना को एक कोने में बैठने का इशारा किया और धीरे से कहा, सुमित, तुम्हें एक सच्चाई बताने का समय आ गया है जो तुम्हें अब तक नहीं पता था। ये सुन सुमित और रचना दोनों चौंक गए। सुमित ने हैरानी से पूछा, सच्चाई? कैसी सच्चाई डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर राजीव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमित जी, ऑपरेशन के बाद तुम्हारी पत्नी ठीक हुई थी। उसमें उनको एक किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। तुम हमेशा समझते रहे कि रचना को किडनी किसी अजनबी डोनर ने दी थी, लेकिन सच्चाई यह है कि वो किडनी तुम्हारी माँ मनोरमा जी ने ही दी थी। ये सुनते ही सुमित और रचना के चेहरे का रंग उड़ गया। रचना ने हैरानी से डॉक्टर से पूछा, माँ जी ने दी थी? तो डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मनोरमा जी ने अपनी एक किडनी तुम्हें देने का फैसला किया था। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि इस बात का जिक्र कभी तुमसे ना किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारा जीवन उनकी कुर्बानी से जुड़ा है। पर आज तुम दोनों को अकेला देखकर मुझे लगा कि उनकी कुर्बानी की बात तुम्हें बतानी चाहिए। देखो सुमित, उनकी इस उम्र में आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। रचना का गला सूख गया। उसके कानों में डॉक्टर की बातें गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने अपनी सास के लिए बलिदान का दृश्य घूमने लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस माँ के साथ उसने और सुमित ने इतना बुरा व्यवहार किया, उस माँ ने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जिंदगी बचाई थी। सुमित ने भी अपनी गलती को महसूस किया और उसकी आंखें भी भर आईं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तो बस अब एक ही बात उनके दिल में थी कि पछतावा और माँ से मिलने की तड़प। शिमला से लौटते समय दोनों ने फैसला किया कि घर पहुंचते ही वो अपनी माँ से माफ़ी मांगेंगे और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन जब वो लोग घर पहुंचे और दरवाज़ा खोला तो सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि माँ अंदर होगी, लेकिन घर में कहीं भी उनकी झलक नहीं थी। हर कोना खाली लग रहा था। सुमित और रचना ने तुरंत अपने अपने कमरों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन मनोरमा जी कहीं नहीं मिली। तभी रचना की नज़र मेज पर रखे एक कागज पर पड़ी तो कांपते हाथों से उसने वो चिट्ठी उठाई और जोर से सुमित को पुकारा, सुमित देखो, माँ ने चिट्ठी छोड़ी है। तो सुमित ने जल्दी से रचना के हाथ से चिट्ठी ली और पढ़ने लगा, प्रिय सुमित और रचना, तुम्हारे जीवन में मेरी कोई जगह नहीं है और ये बात अब मुझे समझ आ चुकी है। मैं तुम दोनों के सुख के लिए हमेशा दुआ करूंगी, लेकिन अब इस घर में मेरा दम घुटता है। मैंने अपने लिए एक नई जगह ढूंढ ली है जहां मैं अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से बिता सकूंगी। मेरा चिंता मत करना, तुम्हारी माँ मनोरमा। चिट्ठी पढ़ते ही सुमित और रचना की आंखों में आंसू आ गए। सुमित ने चिट्ठी को रखते हुए कहा, हमारी वजह से माँ ये घर छोड़कर चली गई। तो रचना ने भी रोते हुए कहा, हमने अपनी माँ के साथ कितना बुरा किया सुमित, हमें उन्हें हर हाल में वापस लाना होगा। सुमित ने रचना की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, हाँ रचना, अब हमें माँ को ढूंढना होगा और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगनी होगी। अब हम उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। सुमित और रचना ने तुरंत माँ की तलाश शुरू की। उनके दिल में पछतावे का बोझ था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी था कि वो माँ को वापस लाकर उनके जीवन को खुशियों से भर देंगे। वे पूरे शहर में मनोरमा जी को ढूंढ चुके थे, उन्हें हर जगह पता किया,
जहाँ उनकी माँ जा सकती थी। मंदिर धर्मशाला के पुराने दोस्त हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर जब वो घर लौटे तो रचना ने चिंतित स्वर में कहा, सुमित, माँ जी कहीं प्राची के घर तो नहीं चली गईं? प्राची का नाम सुनते ही सुमित ने झुंझुलाकर कहा, नहीं रचना, माँ प्राची के घर कभी नहीं जाएंगी। तुम माँ को नहीं जानती क्या? उन्होंने हमेशा कहा है कि बेटियां पराया धन होती हैं। वो अपने बेटे का घर छोड़कर अपनी बेटी के घर कभी नहीं जाएंगी। तो रचना सुमित को समझाते हुए बोली, सुमित, माँ अब तक अपने उस पुराने विश्वास में ही थी, लेकिन हम दोनों ने उन्हें जिस तरह अकेला छोड़ दिया, उसके बाद शायद उन्होंने महसूस किया हो कि उनके लिए असली सहारा कौन है। अगर वो कहीं और नहीं गई तो यकीन मानो प्राची के पास जरूर होंगी। सुमित असमंजस में पड़ गया तो रचना बोली, एक बार फोन करके देख लो। सुमित, अगर माँ वहाँ नहीं होंगी तो हमें तसल्ली तो हो जाएगी कि माँ वहाँ नहीं है। तभी सुमित ने फोन उठाकर प्राची के पास मिलाया। हेलो प्राची, माँ क्या तुम्हारे पास हैं? तो कुछ देर तक खामोशी पसरी रही। फिर कुछ सोचकर प्राची ने कहा, तुम्हें आज बड़ी माँ की फिक्र हो रही है, वरना उनको घर में अकेला छोड़कर चले गए थे ना। न खाने की व्यवस्था, न गैस की। सुमित को प्राची के शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। वो जानना चाहता था कि प्राची सही कह रही है। उसने गहरी सांस ली और रूंधे स्वर में बोला, प्राची, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है। मैंने माँ को वो प्यार और इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे माँ से बात करनी है, प्लीज प्राची। तो प्राची ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, माँ अभी आराम कर रही हैं, लेकिन अगर तुम सच में अपने किए पर पछतावा हो तो आकर माँ से खुद माफी मांग लो। तो सुमित की आंखें भर आईं। उसने तुरंत कार की चाबी उठाई और रचना से कहा, चलो हमें माँ के पास जाना है। ये सुन रचना ने भी राहत की सांस ली और दोनों तुरंत प्राची के घर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर सुमित के दिमाग में माँ की तस्वीर घूम रही थी। क्या माँ हमें माफ कर पाएगी? सोचते सोचते वो कब अपनी बहन के घर पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। जाकर बेल बजाई तो उसकी बहन प्राची ने आकर दरवाजा खोला। प्राची की आंखों में नाराजगी थी, लेकिन चेहरे पर वही अपनापन था। तो चुपचाप अंदर आ गई। सुमित और रचना भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। सुमित की नजरें कमरे में माँ को खोजने लगी। तभी उसकी नजर मनोरमा जी पर गई, जो बेड पर लेटी हुई थी। माँ को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। तभी प्राची ने गहरी सांस ली और थोड़े नरम स्वर में कहा, भैया, माँ ने पूरी जिंदगी तुम पर और तुम्हारी घर बनाने पर न्यौछावर कर दी, और बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ अकेलापन। ये सुन सुमित की आंखें शर्म से झुक गईं। रचना भी खुद को दोषी महसूस कर रही थी। सुमित ने घुटने के बल बैठते हुए धीरे से माँ का हाथ थाम लिया। तो मनोरमा जी ने जैसे ही आंख खोली, सामने सुमित को देखा तो कुछ पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, कहते कहते सुमित की आवाज भर्रा हो गई। तो मनोरमा जी की आंखें भी भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो सुमित उनकी गोद में सिर रख कर फूट फूट कर रोने लगा। मैं जानता हूँ माँ कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब और नहीं। मैं आपको लेने आया हूँ, अब आप मेरे साथ चलोगी। तो मनोरमा जी कुछ नहीं कहती।
उससे पहले कि प्राची ने आगे बढ़कर कहा, सुमित माँ अब इस घर में खुश हैं। यहाँ उन्हें वो प्यार और सम्मान मिल रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है। तो सुमित प्राची की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है प्राची, प्लीज मुझे माँ को ले जाने दो ना। तो कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सुमित ने माँ के पैरों को छूते हुए कहा, माँ प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ कि अब से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। रचना ने भी सर झुकाकर कहा, माँ मैं भी अपनी सारी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं आपके बिना उस घर की कल्पना भी नहीं कर सकती। प्लीज हमारे साथ चलिए ना। तो मनोरमा जी की आंखों में आंसू झलक पड़े। वो सुमित और रचना को देख समझ चुकी थी कि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उनकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। इसलिए उन्होंने प्राची से कहा, बेटा इन्होंने अपनी गलती मान ली है। तुमको मुझे अपनाकर बेटी का असली रूप दिखाया। बेटा तुम्हारे बिना मैं शायद टूट चुकी थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपने घर लौट जाऊं। तो प्राची की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने माँ का फैसला खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तो मनोरमा जी बेटी के सिर पर हाथ रखकर उससे वादा लेकर अपने बहू बेटे के साथ अपने घर की ओर निकल गईं। आज उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि आज वो मजबूरी में नहीं बल्कि अपने बेटे बहू के बदले हुए व्यवहार के साथ अपने घर लौट रही थी। घर पहुंचकर रचना मनोरमा जी का हाथ थाम कर बोली, माँ आज से आपका हर पल खुशियों से भरा होगा। तभी सुमित ने भी आगे बढ़कर कहा, माँ जब तक मैं जीवित हूँ आपको कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। तो मनोरमा जी की आंखों में भी खुशी के आंसू झलक आए। उन्होंने बेटे बहू के सिर पर हाथ सहलाते हुए कहा, अब बस और कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम्हारी ये प्रेम जिंदगी भर बना रहे यही बहुत है। कहते हुए मनोरमा जी ने अपने दोनों बेटे बहू को सीने से लगा लिया। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।